इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे लेकर हाजिर होते हैं हम रोजाना आप सभी के समक्ष, जिसमें बातें होती हैं किसानों की, उनकी आर्थिक आय से लेकर उनके विकास तक और उनकी खेती बाड़ी से लेकर बाजार भाव तक। तो आज इस कड़ी में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, वैसे हम देखें कि हमारे जो किसान भाई हैं बहुत सी फसलें उगाते हैं, जिसमें खाद्यान्न वाली फसलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहें तो बेकरी का तो ये आधार है, और जो खाद्यान्न वाली अनाज वाली फसलें हम उगाते हैं वो बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसके अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। संतुलित आहार की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन सबकी बात होती है, और कार्बोहाइड्रेट तो इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आज कई किसान जो पोषक तत्व से भरपूर अनाज की फसलें हैं उन्हें उगाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 2023 जो है उस वर्ष को हम मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं, यानी मोटे अनाज के रूप में बना रहे हैं, जिससे कि इसकी खेती को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके इसे बाजार तक लेकर आया जा सके। और विश्व में भारत जो है मोटे अनाज के लिए शीर्ष स्थान रखता है, क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा मोटे अनाज की खेती की जाती है। और इसका जिसे कहते हैं कि दुनिया भर में मोटे अनाज की जो खासियत है वो सामने लेकर आने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस वर्ष हम मोटे अनाज के रूप में जब हम इसे मना रहे हैं तो इसके गुणों के बारे में बात करना या इसकी खेती के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है निरंकार, ताकि हमारे किसान जो भी हमें सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से वो प्रेरित हों और मोटे अनाज की खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं। और इसकी महत्ता इसी से है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जैसे बताया इस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है, और हमारे देश में जो किसान इसे उगाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं उनके क्या अनुभव हैं उनको आज हम सुनवाते हैं भाइयों को आज के अपने कार्यक्रम की कड़ी फसल के रंग किसानों के संग में। नमस्कार, फसल के रंग किसान के संग में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है पोषक अनाजों की खेती से अधिक लाभ। आइए इस विषय पर किसान मित्रों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं गांव शहजादपुर है मेरा, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग गौशाला के साथ में मिलेट्स वगैरह का भी काम करते हैं। मिलेट्स हम उगाते हैं। मिलेट्स हमारा उगाने का कारण है वो ये है कि ये किसानों के लिए एक बहुत ही फायदे की फसल है। फायदे की फसल होने का कारण ये है कि एक तो ये बहुत हार्डी क्रॉप है, यानी जो रफ एंड टफ जैसे कहते हैं कभी, कि पहले तो ये खरपतवार के रूप में भी किया जाता था। तो पहले जो लोग हुआ करते थे उनको इस चीज का ज्ञान होता था कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन क्योंकि जैसे समय बदला लोगों का विचार भी चीजों के हिसाब से बदला। बहुत कम टेम्परेचर से लेके बहुत हाई टेम्परेचर तक टॉलरेट कर लेती है, मानो 7 डिग्री से 48 डिग्री तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती है। दूसरा ये है कि ये किसी भी तरीके की मिट्टी में इसको उगने की क्षमता है, सिर्फ जहाँ पे पानी कहीं पे इकट्ठा ना हो वैसी जगह पे नहीं उग सकती है। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है ये कि इसको पूरे साल उगाया जा सकता है, परंतु इसका जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है वो जून से जुलाई में अगर इसकी बुवाई की जाती है तो उस समय पे मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें पानी की बहुत कम मात्रा इरिगेशन में जरूरत होती है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होने की वजह से भी किसान को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब वो पानी खेत में लगाता है तो या तो वो बिजली का इस्तेमाल करता है या फ्यूल का इस्तेमाल करता है, जैसे डीजल हो या पेट्रोल हो। तो जब पानी कम लगेगा तो उसका फ्यूल और जो लेबर का खर्चा है, टाइम, ये सब कुछ बच जाता है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स भी जो डालते हैं लोग, इन चीजों का बिल्कुल नाम मात्र के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है
है इसके अंदर। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इसका तना बहुत बड़ा होता है, तो किसान जितने भी लोग होते हैं सब अपने घर में थोड़े बहुत कोई 1, 2, 4 जानवर पशु तो रखते ही हैं, तो उनके लिए चारे का भी बहुत अच्छा साधन होता है क्योंकि इसका जो तना है वो बहुत हाई फाइबर होता है उसके अंदर। और इसके बाद में फिर एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद इन चीजों को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमारी दवाइयों के खर्चे भी इससे बच जाते हैं। जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जानवरों के लिए, हम खुद के लिए दवाइयों पे हमारा बहुत खर्चा होता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स जिनको कहा जाता है, जिनको मिलेट्स कहा जाता है, फॉक्सटेल आ जाता है, कोडो आ जाता है, लिटिल मिलेट्स आता है, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, ये सब आते हैं, तो इनके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है और फाइबर कंटेंट हाई होने की वजह से हमारे पेट में जो अन्न जो जाता है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इनका स्वभाव जो है एल्कलाइन होता है। इस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो 5 से 6 घंटे इसमें पचने के लिए लगते हैं। तो क्या होता है कि ये धीरे 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 करके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और धीरे धीरे करके ही इसमें से जो ग्लूकोज है वो रिलीज होता है। अब ये धीरे धीरे ग्लूकोज जब रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई टॉक्सिन किसी तरीके का आता नहीं है, और जो पहले से अगर मानो हमने कुछ अन्न गलत खाए हुए हैं जिनसे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, तो ऐसे अन्न खाने से उनकी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर और इसको ये ब्लड को फिर डाइल्यूट भी कर देता है। जैसे कहा जाता है ना कि कभी ब्लड प्रेशर हो गया है या शुगर हो गई है तो उसमें क्या होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है। ये इस तरीके के जो अन्न हैं हम जिनका सेवन करते हैं तो इससे हमारा जो खून है वो पतला हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारी जो जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है या इवन जो हमारी हड्डियों में जो दर्द होते हैं, ये सब बीमारियों में धीरे धीरे करके हमें बहुत फायदा पहुंचाता है। तो ये तो हम मेडिकल टर्म्स में इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है ये हमारे लिए बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अब वो कैसे है? क्योंकि पानी इसमें कम लगता है, तो इस वजह से जो पानी ग्राउंड वाटर लेवल है हमारा, जो जमीन में पानी होता है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने में हमें सपोर्ट करता है। क्या है कि अगर हम कम पानी की फसलें उगाते हैं तो हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति भी मेंटेन रहती है। कहने का मतलब यह है कि जब पानी खेत में ज्यादा लगाया जाता है या ऐसी फसल हम बोते हैं जिसमें पानी ज्यादा लगता है तो ऊपर की जो उर्वरा शक्ति है वो जमीन में नीचे लीच कर जाती है और जहां पे हमारी क्रॉप होती है तो वो उनकी जड़ों की पहुंच से बाहर हो जाती है। तो इस वजह से हम ये जो कम पानी वाली फसलें हैं उगाएंगे तो हमारे खेत की, हमारी मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति जो वो मेंटेन रहेगी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जैसे हमारे चावल उगाते हैं या हम गेहूं उगाते हैं, बाजरा उगाते हैं या मिलेट्स उगाते हैं, तो ये गेहूं और चावल जो हैं ये बहुत ज्यादा पानी इनमें इस्तेमाल होता है। जैसे कि कहा जाता है कि 7,000 से 9,000 लीटर तक 1 किलो चावल को या 1 किलो गेहूं को उगाने के लिए पानी की जरूरत होता है। लेकिन उसी जगह पे हम अगर पॉजिटिव मिलेट्स को उगाते हैं तो मात्र 200 से 300 लीटर पानी 1 किलो ग्रेन्स को उगाने के लिए लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिससे कि हमारी जमीन का जो है वाटर लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम इसके बारे में, देश के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे ये देश के राजस्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। हम सब किसान लोग हैं, फसल उगाते हैं, अपना जो माल है वो हम बाजार में बेचते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी ये है कि हम किसान होने के बावजूद भी देश की तरक्की में हम अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे? जब इस तरीके के हम अन्न उगाएंगे तो एक तो ये हमारे शरीर के पोषण तो बहुत अच्छा देता ही देता है, लेकिन जो लोग शहरों में रहने वाले हैं वो भी लोग अन्न खाते हैं। अब ये जब मोटे अनाज वो लोग खाना शुरू करेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हमें इस तरीके से लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए कि भाई, और हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इस तरीके के कुछ प्रोग्राम वो जरूर लेके आएं जिससे कि मोटे अनाज की एजुकेशन शहर के स्तर से लेके ग्रामीण स्तर तक लोगों को दी जाए और इसको बढ़ावा भी दिया जाए कि जब हम इस तरीके के अनाज उगाते हैं तो क्योंकि पानी कम इस्तेमाल होता है तो इस वजह से हमारे डीजल का इंपोर्ट जो है या पेट्रोल का इंपोर्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होता है, पानी को जमीन में से निकालने के लिए किसान इस्तेमाल करता है या खेती को जोतने के लिए ट्रैक्टर में इस्तेमाल करता है या अपने इंसेक्टिसाइड हैं या पेस्टिसाइड हैं उनको स्प्रे करने के लिए करता है, क्योंकि आजकल तो सब मैकेनाइज्ड है। तो उस संदर्भ में भी हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा करता है ये। इसके बाद में हम देखते हैं जिन फसलों में ज्यादा केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं
तो उसमें ज्यादातर जो केमिकल्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर इंपोर्ट होगी तो भारतीय रुपया जो है कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इनमें किसी तरीके की दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर नहीं लग रहा है। इस वजह से उस तरीके से भी हम देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हम किसान भाई जो हैं, फर्टिलाइजर में कम इस्तेमाल करने से हमारे देश का रुपया मजबूत होता है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात और है कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट पैदा करता है, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि हम मिलेट एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे आते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को, ये जो ड्राइव है, इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैनेज करने की कोशिश करें और हम लोगों को अवेयर करा के और ज्यादा लोगों को मिलेट पैदा करने के लिए सुझाव दें, तो हम इस मिलेट को और ज्यादा एक्सपोर्ट करके बाहर की जो करेंसी है उसको हम अपने देश में लाके अपने रुपये को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसान भाई अपना देश की तरक्की में भी योगदान दे सकते हैं। जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हम सब लोग जो है मिलेट्स पे फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार का भी बड़ा योगदान है कि उन्होंने मिलेट्स को एमएसपी में इंक्लूड कर दिया है अभी, जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वारी भी आ गया है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम सब किसान भाइयों की अब परसेंटेज लगभग 70% लोग जो हैं मिलेट्स का उत्पादन कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है, देश के लिए भी है और किसान के लिए भी ये बहुत अच्छी ड्राइव है। ब्रिजेश जी, फसल के रंग किसान के संग के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से योगेश जैन। जैसा सबको मालूम है कि वर्ष 2023 मिलेट वर्ष के रूप में सब मना रहे हैं, किसान भी जान रहे हैं कि आगे चल के मोटे अनाज हम लोग कहा करते हैं, मोटे अनाज का भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है और फिर उसी तरफ वापसी हो रही है। जैसे बाजरा का समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, उसी प्रकार अन्य फसलें भी हैं जिनमें मोटे अनाज में 2 भागों में हम लोग बांटते हैं किसान लोग। मोटे अनाज में सबसे पहले है ज्वार, बाजरा जो बड़े दानों में आता है, और छोटे दानों में आता है रागी, कोदो, सांवा, कुटकी। इसमें 2 तरह की जो बातें हैं कि 2 तरह का अपना उत्पादन करते हैं लोग। जैसे सूखा सहन करने की क्षमता इनमें बहुत होती है। अगर कहीं देश में सूखा पड़ गया तो ऐसी फसलें होती हैं कि इनमें अगर कम पानी भी है और खराब मिट्टी भी है तो भी उत्पादन होता है। इनमें रासायनिक दवाइयों और उर्वरक बिल्कुल नहीं डालनी पड़ती है खेतों में, बहुत कम समय में ये उत्पादन भी दे देते हैं। एक लंबे समय की फसलें नहीं होती, 2 से 3-4 माह तक की होती हैं, और कीटनाशक का भी उपयोग नहीं करना पड़ता, कीड़ों से लड़ने की इनमें बहुत क्षमता होती है। अपने जीवन में इनका क्या लाभ है, तो ज्वार, मक्का, कुटकी, सांवा, कोदो, ये 4-5 फसलें हमारे यहाँ होती हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, फाइबर की भी मात्रा काफी होती है, कैलोरी बहुत होती है, और बाजरा वगैरह में कैल्शियम बहुत पाया जाता है, आयरन वगैरह की भी मात्रा काफी होती है बाजरे में। तो सांवा तो ऐसा फसल है कि अगर किसी मरीज को खिला दिया जाए तो बिल्कुल जीवित हो उठता है। गेहूं, चावल की तुलना में इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिलेट में देश में पोषण संबंधी सुरक्षा का योगदान भी बहुत है, क्योंकि मिलेट एक ऐसी चीज है कि हम लोग अपने जीवन में अगर इसको अपना लें तो शायद ही हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े। पोषक अनाज, मोटे अनाज की सरकार भी आगे चल के इसको मिड डे मील में लाने वाली है, जो मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है। उसमें पोषक अनाज बाजरा है, ज्वार है, इनको कई तरह से लाने वाली है। और राशन प्रणाली में भी जब भी गेहूं चावल बढ़ता है, जैसे मोटे अनाज में बाजरा है और चने की दाल वगैरह भी आने वाली है। तो राशन प्रणाली में भी सरकार चाहती है कि लोग स्वस्थ रहें और मोटे अनाज का सेवन करें। देखिए, मोटा अनाज पहले भी किसान बोता था, पर धीमे धीमे उसकी मांग कम हो गई, लोग उसकी क्षमता को कम आंकने लगे, तो इसलिए वो गेहूं और चावल में आया। परंतु धीमे धीमे किसान को भी उसमें बोने में, क्योंकि उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अब जैसे बाजरे का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, एक उसको मालूम है कि हम इतनी लागत करके बोएंगे और इतना लाभ हमको मिलेगा, तब वो करेगा। तो सरकार को भी चाहिए कि अगर मोटे अनाज की तरफ वो जा रही है तो सब चीज का समर्थन मूल्य जरूर घोषित करे कि हम कम से कम न्यूनतम मूल्य इतने में ही हम ले सकेंगे। अगर न्यूनतम मूल्य उसको मिलने लगे किसान को, तो किसान जागरूक भी होगा, और किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, उसको मालूम पड़ जाएगी क्या सूखा पड़ने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है। इसी तरह वो भी जानता है कि बाजार कहाँ जा रही, वो भी नेटवर्क से काफी जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, और सूचना तंत्र उसके पास बहुत मजबूत हो चुका है। तो उसको मालूम मिलेट वर्ष का मतलब है कि अगले वर्ष बहुत अच्छी डिमांड बाजरा की है, सांवा की है, कोदो की है,
और जो मोटे अनाज की होने वाली है, तो वो इच्छुक तो है, पर कहीं ना कहीं इससे है कि अगर हर किसान वही बो देगा तो हमको मूल्य कहीं कम न मिल जाए। तो सरकार को चाहिए कि उनको एश्योर करे कि कम से कम इतनी लागत की लगेगी, इतना लाभ आपको मिलेगा और इतनी मात्रा में आप बोएंगे तो अगर उत्पादन होता है तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। स्वस्थ नागरिक सुदृढ़ देश तो मोटे अनाज में है ही है। अगर मोटे अनाज का हम लोग सेवन कर लें तो ये जो बाजार की चीजें, पिज्जा, बर्गर बच्चे खाते हैं, सबसे बड़ा ये है कि मेरा तो मानना है कि बच्चों को इसमें सुधार लाना चाहिए। हर अभिभावक को चाहिए कि किसी भी प्रकार बच्चों को इसकी आदत डाले, क्योंकि आगे का भविष्य बच्चे ही हैं। अगर बच्चे मोटा अनाज किसी प्रकार से खाना शुरू कर देंगे, जैसे हम लोग हैं अपने गेहूं की रोटियों में थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा ज्वार मिला के और थोड़ा थोड़ा देना शुरू करते हैं, तो उसको उनकी आदत पड़ती है। अगर आप सीधे बाजरा ज्वार खिलाओगे, शायद 1-2 बार के बाद वो न खाएं। अपन मिक्स करके अगर थोड़ा थोड़ा अनाज देंगे बच्चों को, तो अगर बच्चे खाएंगे तो स्वस्थ भारत आगे तैयार होगा। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का यह अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत पोषक अनाजों की खेती से अधिक लाभ कमाने वाले किसान मित्रों से हमारी सहयोगी संध्या गुप्ता की बातचीत। और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से आप सभी को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा, या फिर आप इसकी और विचार जरूर करेंगे कि आप भी मोटे अनाज की खेती करना शुरू कर दें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में, और मोटे अनाज को लेकर सरकार जो है बहुत सारी कोशिशें कर रही है। समय समय पर ऐसे मेलों का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं साथ ही साथ, जिससे कि इसकी जो जानकारी है वो बाकी लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचे, जिससे कि लोग इसके उपयोग को लेकर के सजग हो जाएं कि इसको किस किस तरह से आप किस तरह के व्यंजन बना करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह की एक काउंसिल जो है वो अशोक होटल में, जिसे इंटरनेशनल शेफ काउंसिल का नाम दिया गया है, आइए सुनते हैं उस पर ये एक रिपोर्ट। अशोक होटल में जहां इंटरनेशनल शेफ कॉन्फ्रेंस हो रही है, और यहाँ पे हमारे साथ हैं अशोक दलवाई जी, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नेशनल रेडफेड एरिया अथॉरिटी में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। मिलेट होते हैं ये ज़्यादातर रेडफेड एरिया में ही उत्पादित किए जाते हैं, तो किसान इनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और इनका प्रयोग हर व्यक्ति तक पहुँच सके आसानी से, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मिलेट को हम न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं जी। उसको इस यूनियन बजट में श्री अन्न कहा गया है। इसका मतलब है कि ये मिलेट में हमारे स्वास्थ्य के लिए जो उपयुक्त मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब भरपूर मात्रा में है। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये बहुत आवश्यक है। मगर पिछले 40 साल में हमारे देश में जितना भौगोलिक प्रदेश था मिलेट्स के, वो कम होता गया है। 40 मिलियन हेक्टेयर जो था, अब लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर को घट गया है। मगर प्रोडक्शन अच्छा रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने हमें अच्छा वैरायटी दिया है। तो जब हमारा 17 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था 40 साल पहले, अब आज भी उतना ही हो रहा है। मगर हम अब ये चाहते हैं कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़े जी, ताकि सब कंज्यूमर तक पहुँचे। इसके लिए अब हमारे मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, इसके लिए एक मिशन है, ताकि हम लोगों को, किसानों को अच्छे वैरायटी
कंसेशन पर दे सकते हैं सीड, और उसके साथ साथ जो अच्छा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आवश्यक है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रिकमेंड करते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए जो सपोर्ट देना चाहिए वो मिशन के माध्यम से दिया जा रहा है। और द्वितीय स्तर पर क्या है, अगर उत्पादन ठीक होगा, अगर मार्केट नहीं है तो किसान में वो उत्साह नहीं रहेगा। इसलिए उत्पादन के साथ डिमांड क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। डिमांड जब होगा तो नेचुरली प्राइस बढ़ेगा मार्केट में और लोगों को अच्छा, किसानों को अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो दो स्तर पर हम काम कर रहे हैं, एक उत्पादन को बढ़ाना, साथ साथ डिमांड क्रिएट करना। तो आज जैसे आपने देखा है कि इंटरनेशनल शेफ एसोसिएशन जो है 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा है जी। यहाँ जो मिलेट्स को कैसे अलग अलग प्रकार के खाद्य तैयार करके जैसे लोग चाहते हैं खाने के लिए उस तरीके के खाद्यान्न को पहुँचाने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ताकि आज के दुनिया में लोग फ्रेश फूड खाना चाहते हैं, उसके साथ साथ रेडी टू ईट फूड भी चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्नैक्स हैं या मेजर खाना है, इस प्रकार के अलग अलग क्यूजीन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये शेफ जो है देश के अलग अलग कोने से आए हैं वो दिखा देंगे। तो ये 3 दिन का देश है और ये हो रहा है जी। बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं कि शेफ भी हो और हेल्दी भी हो, तो ये मिलेट के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। क्या मिलेट में जो भारत सरकार इनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कुछ चीजों के लिए है, क्या इसमें भी लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, अब हमारे मिलेट्स में बहुत अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हैं। उनमें जो 3 मुख्य जो है, एक है बाजरा और द्वितीय है सोरगम या जवार और एक है रागी। ये 3 मेन मिलेट्स होता है, बाकी 6 जो है तो माइनर मिलेट्स कहते हैं। अब ऑलरेडी ये मेजर मिलेट्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जा रहा है। हर साल जब हम खरीफ और रबी सीजन के लिए मिनिमम सपोर्ट घोषित करते हैं लगभग 25 कमोडिटीज के लिए, उनमें 3 ये भी शामिल किया गया है। और तीनों के लिए 2018 से जब हमारा नया एमएसपी पॉलिसी को अपनाया गया है, इन पर ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है, क्योंकि वो मिनिमम 50% प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर, उस कारण से इन तीनों को ज्यादा मिल रहा है। अब एमएसपी के साथ प्रोक्योरमेंट भी आवश्यक है जी। प्रोक्योरमेंट करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है, क्योंकि ये 3 जो मिलेट्स है, सोरगम, बाजरा और रागी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पैडी और मिलेट के साथ प्रोक्योरमेंट करना उनका मैंडेट है। तो गेहूं के साथ साथ ज्वार, बाजरा और रागी की भी खरीद करेगा एफसीआई। हाँ, इसलिए एफसीआई ने कहा है राज्य सरकारों को कि आप लोग खरीद लीजिए, हम सपोर्ट देंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि कर्नाटक में रागी का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, उड़ीसा में ज्वार का हो रहा है। तो धीरे धीरे से स्टेट गवर्नमेंट में भी एक उत्साह आ रहा है, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने सेलिब्रेट किया था। तो ये पिछले 3-4 साल में मिलेट्स के बारे में एक अवेकनिंग हुआ है, अवेयरनेस है। किसान भी चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते हैं, कंज्यूमर्स भी चाह रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि प्रोक्योरमेंट भी आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा। किसानों को फायदा होगा, किसानों को होगा फायदा। ये मिलेट्स, इसका क्या फायदा है? आज तो क्लाइमेट चेंज का दुनिया है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये बारिश का थोड़ा कठिनाई है, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में जो पैडी वीट अगर हम कल्टीवेट करते रहेंगे, कुछ कष्ट है किसानों के लिए, क्योंकि वीट के लिए उदाहरण लो टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स अपनाना बहुत उचित है। तो ये मिलेट्स जो है ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स है, ड्राउट में भी इसका बचाव हो सकता है। तो इसलिए किसानों को यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनको अच्छा सा रेट, जहाँ वैरायटी, जहाँ उत्पादन बढ़ जाएगा तो नेचुरली वो भी इसको अपनाएंगे और हो रहा है। आटा आसानी से बनाया जा सके, उससे रोटियां और ज्यादा दिन तक सुरक्षित हो सके। आपने ठीक कहा, कुछ चैलेंजेस है जी। मिलेट्स में शेल्फ लाइफ थोड़ा कम होता है, तो इसको ठीक करने के लिए हमारा जो साइंटिस्ट है जानते हैं कि हमारे देश में आईसीआर सिस्टम जो है बहुत बड़ा संस्था है। साथ साथ हमारे देश में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। तो इन दोनों ने मिलकर
इस पर अब रिसर्च कर रहे हैं। जैसे शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, रेजिलियंस और बढ़ा सकते हैं। ये जो चैलेंजेस है इस पर अब बहुत ध्यान है। तो इनके साथ प्रोसेसिंग कैसा हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग भी इतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलेट प्रोसेसिंग करके खाना पड़ता है, तो इन पर ध्यान है। प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट इन दोनों पर बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ताकि जो वैल्यू चेन बहुत इम्पोर्टेंट है मिलेट्स के लिए, वैल्यू चेन को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट, गवर्नमेंट और एक्सटेंशन एजेंसी तीनों मिलकर इसको बढ़ा रही है। हो जाएगा, मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही नई किस्में हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे। अशोक दलवाई जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। साथियों, अभी आप सुन रहे थे इंटरनेशनल शेफ काउंसिल में, जो कि अशोक होटल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अशोक दलवाई की बातचीत हमारे शिवनंदन लाल जी से। और वाकई ये जो मोटा अनाज है, इसके लिए सरकार काफी जोर दे रही है, जिससे कि इसकी खेती के ऊपर किसान जो है अच्छा खासा अपना ध्यान आकर्षित करें और इसकी खेती को बढ़ावा दें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में हम समय समय पर आपकी बातचीत कराते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद कुछ विशेषज्ञों से, और कई बार फोन पर भी हम बातचीत कराते हैं, और जिसके लिए हम समय समय पर आपको कुछ विषय भी बताते हैं कि आप अपने उस विषय पर आधारित जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी सवाल हैं, वो तैयार करके हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं। आप हमसे कई माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि एक माध्यम है व्हाट्सएप का नंबर, और वो नंबर है 9868868753। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जो जिज्ञासाएं हैं वो हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से आप पूछ सकते हैं, और अपने सवालों के जो जवाब है वो यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे जो लाइव प्रोग्राम जाते हैं उनमें आप सीधे हमें फोन करें, और उसका जो विषय है जिस दिन हमारा प्रोग्राम जाता है पहले ही हम बता देते हैं, और उससे जुड़ा कोई भी सवाल आपका है तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फोन पर भी बात करके अपना समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम किसान की बात में पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।